हेलो गाइस, तो यहाँ पे देखिए आपका आईसीआर में जो आपका सिलेबस में आना है उसमें आपको साइंस के प्रश्न देखने को मिलेंगे 25 और 25 प्रश्नों की तैयारी यहाँ पे करने वाले हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये आपका साइंस का सिलेबस है, 25 प्रश्न आएंगे। अब सिलेबस आपको दिखा देते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर सबसे पहले क्लास होने वाली है। तो यहाँ पर साइंस में अगर बात करते हैं सबसे पहले देखिए मैट्रिक लेवल क्वेश्चन ऑन फिजिक्स एंड केमिकल सब्जेक्ट, यानी कि फिजिक्स और जो आपकी केमिस्ट्री है उससे मैट्रिक लेवल 10th लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें नेचर एंड बिहेवियर होगा, वर्ड ऑफ लिविंग होगा, नेचर फेनोमेनन है, इफेक्ट ऑफ करंट एंड नेचुरल रिसोर्स। तो इससे बाहर यहाँ पे हम नहीं चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ाएंगे। पेपर आपका इतना आसान भी नहीं आएगा और इतना कठिन भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल का ही यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स की क्लास। और फिजिक्स में जो सबसे चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो फंडामेंटल यूनिट्स वगैरह हैं, वो यहाँ पे हम कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर MCQ भी करेंगे। MCQ यहाँ पे करने वाले हैं। MCQ क्या होता है, जितना आप पढ़ेंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो गाइस फिजिक्स सबसे बेसिक से शुरू करते हैं और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है फिजिक्स में। अगर आप इसकी स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान का चैप्टर 1 लेने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। तो चलिए अब इसमें सबसे पहले भौतिक राशियाँ होती क्या हैं, अब फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली होते क्या हैं ये देखें। तो भौतिकी के अंतर्गत जिन राशियों को पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, यानी कि जो आपका डेंसिटी है, लेंथ है, प्रेशर है, स्पीड है, ये सारी क्या है, ये सारी यह है फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब इसके दो पार्ट होते हैं। अब दो पार्ट इनमें कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है वेक्टर और एक होता है यहाँ पर आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी होती हैं, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनते हैं। चलिए, तो वेक्टर क्या होता है, ऐसी राशियाँ जिनमें मैग्नीट्यूड एवं दिशा या फिर डायरेक्शन दोनों एक साथ होते हैं। यानी कि जो वेक्टर होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपको डायरेक्शन भी देखने को मिलेगी और उसके साथ साथ उसमें जो है मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके साथ साथ उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है। तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम सदिश राशि कहते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए इसके एग्जाम्पल जो हैं। अब ये सारे एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, क्योंकि इसमें ऐसे पूछेगा कि इसमें निम्न में से कौन सी यहाँ पर सदिश है, कौन सी यहाँ पर अदिश है, यानी कौन स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी का सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि इसका यहाँ पर जो हमको यूनिट देखें तो मीटर पर सेकंड होती है वेलोसिटी की। अब विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, बल, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व और विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत ध्रुव, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी आपकी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होगी और इसमें आपको मैग्नीट्यूड भी देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अदिश राशि, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अदिश राशि क्या होती है, इसमें एक स्केलर है, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं आपकी द्रव्यमान या डेंसिटी की बात करते हैं, 1 किलोग्राम है। अब यहाँ पर इसमें क्या होगा, इसमें एक चीज़ होती है, अब देखिए मास जो है, ये मास, ठीक है, इसको मास कहते हैं इंग्लिश में, और डेंसिटी जो होती है वो घनत्व होती है। अब किलोग्राम हो गया, केल्विन। अब इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है कि परिणाम होता है सिर्फ और सिर्फ, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है तापमान की। विद्युत धारा यानी कि जो करंट होती है उसका भी कुछ नहीं, तो इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर है। और टाइम की यूनिट क्या है, 30 सेकंड होती है। तो चाल की यहाँ पे यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड होती है। आयतन की यूनिट क्या है, लीटर है। और कार्य की क्या है, ये जूल है। तो यहाँ पे ये सारी की सारी जो 7 है ना, ये आपको 8 दिख रही हूँ, 8 के 8 इंपॉर्टेंट बहुत सारे हैं। तो ये यूनिट भी आपको याद करनी है, किलोग्राम, किलोग्राम, और यहाँ पे मीटर क्यूब, केल्विन, एम्पियर, सेकंड, ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी। तो स्केलर और वेक्टर आपको एक बार फिर से बता दें, स्केलर क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिणाम होता है, मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्या होता है, उसमें आपको डायरेक्शन भी देखने को मिलती है और उसमें परिणाम भी देखने को मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, अब SI यूनिट क्या है, जो इंटरनेशनल सिस्टम है। ये आपकी 7 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 7 जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के आप इनको याद करेंगे। तो इसमें देखिए अभी आपकी राशियाँ दी हुई हैं, ये मूल मात्रक दिए हैं। ये कब आया था, ये 1960 में आता। SI सिस्टम कब आया था, 1960 में आता। इसको भी हम याद रख के चलेंगे। चलिए, तो लंबाई क्या है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, वो होता है मीटर। यानी कि जो आपकी डिस्टेंस है, जो आपकी लेंथ है, उसका मात्रक क्या होता है, जो मूल मात्रक है वो मीटर होता है। द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। मास का किलोग्राम होता है। समय का क्या होता है,
टाइम का होता है सेकंड, विद्युत धारा यानी कि जो करंट है उसका क्या होता है, उसका एम्पियर होता है, ताप का क्या होता है, केल्विन होता है। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले एग्जाम में ये है कि ज्योति तीव्रता यानी कि जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है इसकी यूनिट क्या होती है, तो उसकी यहाँ पे जो मात्रक है जो वो हो जाएगा कैंडेला। याद रखेंगे सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपको पूछा जाता है कैंडेला है किसकी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। पदार्थ की मात्रा जो है होती मोल होती है, मोल की आपकी वैल्यू भी याद करना बहुत ज़रूरी है। तो पदार्थ की मात्रा जो है वो यहाँ पर मोल में मापी जाती है यानी कि इसकी यूनिट है। चलिए ठीक है, तो ये हमने 7 याद कर लिए, सातों के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वरना पीडीएफ तो आपको दे ही दूंगा। अब सप्लीमेंट्री यूनिट देख लेते हैं। अब सप्लीमेंट्री यूनिट में क्या चीज़ें हैं, तो समतल कोण जो है प्लेन एंगल, अब ये रेडियन में होती है, ये भी इंपॉर्टेंट रखिए। आप अगर मैथ में पढ़े होंगे तो देखिए यहाँ पे देखेंगे रेडियन क्या होता है। फिर यहाँ पे ठोसी कोण जिसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, तो सॉलिड एंगल की क्या होती है, वो होती है स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन होती है और इसको यहाँ पे कैसे डिनोट करते हैं, SR से डिनोट किया जाता है स्टेरेडियन को। चलिए ये हो गई। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, इसके बाद हम MCQ भी करने वाले हैं, भागिएगा मत बिल्कुल। अन्य महत्वपूर्ण यानी कि अदर इम्पोर्टेंस जो है इसमें देखिए, अब कार्य या जो ऊर्जा है, ठीक है, उसकी क्या होती है, जूल होती है, यानी कि जो वर्क की हमारी यूनिट है वो जूल होती है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। शक्ति की क्या होती है, वाट होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। ठीक, खगोलीय इकाई जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एक खगोलीय इकाई होती है, किसके बीच है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम एक खगोलीय इकाई मानते हैं और इसकी जहाँ पे वैल्यू कितनी है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। याद रखेंगे इसको, बिल्कुल इसको याद रखना है आपको। अब देखिए यहाँ पे एक पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष क्या है, तब यहाँ पे प्रकाश वर्ष से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछे थे कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक होता है। अब एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू कितनी होती है, 9.46 इंटू 10⁻15 कितनी होती है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर में ये होती है। अब आगे देख लेते हैं। अब इसमें देखिए पार्सेक, पार्सेक क्या होती है, ये भी एक दूरी मापने की इकाई है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसकी एक वैल्यू कितनी होती है 3.08 इंटू 10⁻16 ये होती है यहाँ पर इसकी वैल्यू। तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है, पैरेलैक्स सेकंड, इसको पार्सेक याद रखेंगे हिंदी में, हिंदी वाले जो है। एक माइल, अब देखिए मील क्या होता है, एक मील कितना होता है, एक माइल इंग्लिश में पढ़ते हैं। अब एक माइल की वैल्यू कितनी होती है 1.6, यहाँ पे अगर मोटा मोटा देखा जाए तो कहते हैं 1.6 किलोमीटर है वो एक माइल के बराबर होता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू आपको एग्जाम में पूछेगा तो आपको 1.6093 किलोमीटर ये आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। अब एक नाविक मील जो नॉटिकल माइल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 1.8 होती है। अगर पूरा पूछ लेते हैं तो हो जाएगी 1.852, क्या होता है, ये आपकी नाविक मील है, यानी कि जो आपकी नॉटिकल मील होती है ये यहाँ पर होती है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है SI यूनिट। अब SI यूनिट में देखें तो इन पे सारी की सारी ये इंपॉर्टेंट SI यूनिट। तो इसमें क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, घनत्व इसको आप डेराइव भी कर सकते हैं, यानी कि इसको आप इसके फार्मूले के हिसाब से निकाल भी सकते हैं, लेकिन वो हमारे कोर्स का है नहीं, वो आएगा नहीं। चाल का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। स्पीड का क्या होता है, वेग का क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, यहाँ पे त्वरण का क्या होगा, ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। और बल का आपका क्या होगा, किलोग्राम मीटर जो मीटर पर -2 होगा, इसकी मतलब स्क्वायर होगा। ठीक है, संवेग क्या होगा, किलोग्राम मीटर ठीक पर सेकंड हो जाएगा। ये यहाँ पर हो गया आपको, ये सारी की सारी आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। अब चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको लग रहा है कि तेज तेज पढ़ा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट में बता दो, जरूर दीजिएगा। अब देखें यहाँ पे बल क्या होता है, जो फोर्स होता है आपने इसको पढ़ा होगा F=ma, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा F=ma, वही यहाँ पे चीज बोला गया है कि फोर्स क्या है। तो क्या होता है, ये हो गया आपका मास, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, यही तो हमें आया था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इस फार्मूले पे कभी कभी अगर एग्जामिनर पगला जाए तो क्या होता है, आपको न्यूमेरिकल पूछ लेता है F=ma। इसमें क्या होगा, या तो आपको ए की वैल्यू पूछ लेगा या एम की दिया, या फिर एफ की डायरेक्ट पूछ लेगा, एम और ए की वैल्यू आपको यहाँ पे दी जाएगी। ये हो गया। अब इसका जो मात्रक होता है वो देख लेते हैं। तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूटन होगा इसका मात्रक। दो मात्रक होता है, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी एक यूनिट होती है जिसके दो मात्रक होते हैं, तो न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया।
अब यहाँ पे देखिए शक्ति, ये जो आपकी पावर है, पावर का जो बेसिकली फार्मूला क्या होता है, वो होता है आपको वर्क अपॉन टाइम, यानी कि कितना वर्क टाइम में किया जा रहा है, ये यहाँ पे फार्मूला है। अब इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वाट, वाट या फिर जूल प्रति सेकेंड, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अब जूल क्या होता है, ऊर्जा एवं कार्य दोनों का मात्रक होता है, ऊर्जा एवं कार्य दोनों का मात्रक होता है जूल, इसको भी याद रखेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊर्जा एवं कार्य दोनों का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या, हमें अभी थ्योरी ही कर रहे हैं, अब चलिए देख लेते हैं। तो इसमें कहता है कि चालक की विद्युत प्रतिरोधकता यानी कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो मात्रक का ओम मीटर होता है, कितना होता है, ओम मीटर होता है। किसकी होती है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, ठीक है, यानी कि विद्युत प्रतिरोधकता, ये याद रखेंगे, ओम मीटर होता है इसको। फिर फैराडे है, फैराडे क्या होता है, ये धारिता का मात्रक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे जितने भी चीज़ें करा रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि 10th लेवल की यहाँ पे ये आपको साइंस से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझनी चाहिए। वोल्ट क्या होता है, विद्युत विभवांतर होता है, ठीक है, याद रखेंगे, विद्युत विभवांतर यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक डिफरेंशिएशन होता है वो यहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए अब एक पारसेक कितना होता है, एक पारसेक कितनी इसकी वैल्यू होती है, हमने अभी आपको बताया था, तो याद रखेंगे एक पारसेक की वैल्यू होती है यहाँ पर ये वाली 3.08 × 10⁻16 मीटर। अब यहाँ पे एक प्रकाश वर्ष, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो 3.62 प्रकाश वर्ष, याद रखेंगे, इसके बराबर होता है, ये भी याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें। इसमें कहता है कि अब 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है, वो होता है 0.39 इंच के। 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है, 0.39 इंच के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर, ये वैल्यू पूछी जाती है एग्जाम में, तो 1 नैनोमीटर कितना होता है, वो होता है 10⁻⁹ मीटर होती है, और इसके बराबर होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखेंगे। ये दोनों वैल्यू पूछे जाते हैं। 1 फीट कितने के मीटर होते हैं, तो 1 फीट में जो होता है आपका 0.305 मीटर होता है, कितना होता है, 0.305 मीटर। अब डाइन क्या है, अब डाइन क्या है, देखिए यहाँ पर ये सीजीएस सिस्टम है आपका, ठीक है, जो सीजीएस सिस्टम है ना, इसमें ये बल का मात्रक है। सीजीएस सिस्टम में डाइन जो है ये बल का मात्रक है। डाइन कुछ ऐसा बस समझिएगा, तो ये जो बल का मात्रक होता है, एक हॉर्स पावर कितना होता है, ये वैल्यू आपको एग्जाम में डिट्टो पूछी जाती है। तो एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट की, किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर, इसको भी याद रखेंगे, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि उच्च वेग को हम किस में नापते हैं, तो उच्च वेग जो होता है उसको हम मैक में नापते हैं, किस में नापते हैं, मैक में नापते हैं उच्च वेग को, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, देखिए जितना कराना इंपॉर्टेंट ही है भैया, ठीक, तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं अगला, तो कहता है कि 1 माइक्रोन जो है वो किसके बराबर है, तो 1 माइक्रोन जो है 10⁻⁻6 मीटर या फिर 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। चलिए डेसिबल पूछा जाता है एग्जाम में, तो कहते हैं ध्वनि की प्रबलता की, यानी कि ध्वनि को मापने की जो आपकी साउंड है उसको यहाँ पर जो इसकी यूनिट है वो है डेसिबल, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये डेसिबल हो गई, यूनिट किसकी हो गई, ये साउंड की हो गई। अगले देख लेते हैं, अगले में बोला गया कि ये सारी की सारी जो द्रव्यमान की लघु इकाइयाँ हैं, जो आपकी मास होता है ना, उसकी यहाँ पे जो सबसे छोटी इकाइयाँ हैं वो देख लीजिए, इन सबको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, पाँचों के पाँच। तो 1 मिलीग्राम की पावर कितनी होती है, 10⁻³ ग्राम होता है, और यहाँ पे 10⁻6 ग्राम होता है, माइक्रोग्राम है। 1 नैनोग्राम होता है, ये तो फिर नॉलेज के लिए चीज़ें हैं, हो सकता है एग्जाम में कभी कभार पूछ लें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि दाब का मात्रक पास्कल होता है, क्या होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। 1 पास्कल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, याद रखेंगे, दाब का मात्रक पास्कल होता है, और ये किसके बराबर होता है, 1 पास्कल, 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन/मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगले में देखिए, ये भी बहुत आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या होता है, जो प्राकृतिक दाब है यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसकी इकाई क्या होती है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या होती है, बार होती है, ठीक है, ये बार होती है किसकी इकाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन मीटर की, और एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। एक बार बराबर होता है 1 kg/सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। आप सबसे इंपॉर्टेंट पे हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये होता है बैरल, ठीक है, बैरल।
एक बैरल किसके बराबर होता है, तो एक बैरल जो है वो यहाँ पर लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। ये याद रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में, वरना आपको मैथ में ऐसे बस मिलते हैं जिसमें बैरल करके पूछा जाता है। ठीक है, एक फर्मी मीटर कितना होता है, एक फर्मी मीटर कितना होता है, ये होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर। अब आगे देखें तो क्यूसेक जो है जल प्रवाह की दर को मापता है। क्यूसेक ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या है ये क्यूसेक, क्या होता है, ये जो आपकी जल प्रवाह यानी कि जो पानी जो बहता है उसको मापने की इकाई है, क्या है, इसको मापने की इकाई है क्यूसेक। चलिए अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अगला है वो है ओजोन परत की मोटाई नापने की। ओजोन परत को हम किस में नापते हैं, एक डाप्सर में नापते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको जीके में भी मिल जाएगा और आपको साइंस में भी देखने को मिलेगा। 10 माइक्रोन ओजोन परत यानी कि एक डाप्सन जो है 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत है। अब डाप्सन की इकाई किसकी है, ओजोन परत नापने की, ये बार बार याद रखिएगा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है। अब यहाँ पे हमने इतनी चीज़ें पढ़ ली। अब नेक्स्ट पार्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो हो जाएगा मापक यंत्र। मापक यंत्र होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको एक ना एक जरूर मिलेगा। ठीक है, तो जैसे इसमें सोनार है। सोनार क्या होता है, तो सोनार होता है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने हेतु प्रयुक्त। सोनार क्या होता है, ठीक है, महासागरों में कोई वस्तु अगर डूब जाती है तो उसको जानने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। एक होता है ऑडियोमीटर। अब ऑडियोमीटर क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता को मापता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को नापता है। अब होता है क्रोनोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रोनोमीटर क्या होता है, एक ऐसा उपकरण जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण प्रशुद्धता से मापन करता है। यानी कि ये जो क्रोनोमीटर होता है समय का हर स्थिति में सही मापन करता है, चाहे तापमान में वृद्धि हो या फिर कमी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये क्रोनोमीटर बिल्कुल सही वैल्यू मापता है। अगला है इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है तो एनीमोमीटर से क्या नापते हैं, तो एनीमोमीटर से क्या वायु का वेग, मतलब स्पीड ऑफ जो है हमारी एयर की मापते हैं। ठीक है, याद रखेंगे क्या होता है, ये वायु का वेग मापने के लिए क्या होता है, वायु का वेग, एनीमोमीटर। क्वेश्चन हम अगला देख लेते हैं। ठीक है, अगले में देखें तो एमीटर क्या है। एमीटर क्या है, ये विद्युत धारा को मापता है, याद रखेंगे एमीटर विद्युत धारा को मापता है। पायरोमीटर क्या है, अब पायरोमीटर जो है ये उच्च तापमान मापक है। पायरोमीटर जो है उच्च तापमान मापक है। टैकियोमीटर, टैकियोमीटर क्या है, एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिससे क्षैतिज दूरियों, लंबवत दिशाओं के त्वरित मापन है तो प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, टैकियोमीटर याद रखेंगे। फिर अब यहाँ पे है क्या, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। ठीक है, क्या है, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर बेसिकली है क्या, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो पूर्ण विकिरण तापमापी, इंग्लिश हिंदी में कहते हैं। तो अति उच्च तापमान का मापन, जो आपकी हाई टेम्परेचर होता है उसको ये मापता है, जैसे सूर्य के तापमान को मापना। ठीक है, इससे 800 डिग्री से नीचे का तापमान माप ही नहीं सकते, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं हीट वेव उत्पन्न नहीं करती। ठीक है, ये हीट वेव के सिद्धांत पे काम करता है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, ये जैसे सूर्य वगैरह के तापमान को मापने का प्रयोग किया जाता है, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, 800 डिग्री से ऊपर की वस्तुओं को ही मापा जाता है, इससे नीचे के लिए ये जो है मापा नहीं जाता है। चलिए अगला देखें, तब हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पायरो हीलियोमीटर। पायरो हीलियोमीटर से क्या मापते हैं, ये मापते हैं हम यहाँ पर सोलर रेडिएशन के मापन है, सोलर रेडिएशन के मापन है। तो अगला देख लेते हैं। अगला है यहाँ पे मैनोमीटर। अब मैनोमीटर क्या आता है, गैसों का दाब। ठीक है, मैनोमीटर से क्या मापते हैं, गैसों के दाब को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं, वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता, ये आपकी जो ह्यूमिडिटी होती है हमारे एटमॉस्फेयर में उसको मापता है हाइग्रोमीटर। बहुत बार पूछा जाता है। बैरोमीटर भी बहुत बार पूछा जाता है, तो दाब मापन के लिए होता है बैरोमीटर। किसके लिए होता है, दाब मापन के लिए होता है बैरोमीटर। फिर यहाँ पे ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या होता है, जो आप जो गाड़ियाँ होती हैं, जो आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर चलाते हैं, उसमें जो आपकी वाहनों के पहियों के द्वारा की गई दूरी का मापन किया जाता है। ठीक है, ये होता है ऑडोमीटर। ठीक है, अब एक होता है ऑन्डोमीटर। ऑन्डोमीटर क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति का मापन करता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति का मापन करता है। ऑडियोमीटर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा ही था कि ध्वनि तीव्रता का मापन होता है, ये ध्वनि तीव्रता। और लैक्टोमीटर क्या होता है, दूध की अपेक्षित घनत्व। ठीक है, याद रखेंगे, लैक्टोमीटर भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ऑडियोमीटर भी इंपॉर्टेंट है। लैक्टोमीटर क्या नापते हैं, दूध की अपेक्षित घनत्व, यानी कि दूध का जो डेंसिटी होता है उसको हम मापते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले में यहाँ पे हाइड्रोमीटर। अब हाइड्रोमीटर से क्या होता है, हम जल का घनत्व मापते हैं, हाइड्रोमीटर से हम जल का घनत्व मापते हैं। फिर पोटेंशियोमीटर से क्या होता है, हम यहाँ पे विभवांतर मापन करते हैं।
स्पेक्ट्रोमीटर से क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट उसको थोड़ा सा ज़्यादा समझाएंगे। फिर विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम से एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करते हैं। फिर ये होता है यूडियोमीटर। अब ये क्या होता है, एक प्रयोगशाला उपकरण जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाली परिवर्तन को मापता है, ये होता है यूडियोमीटर। चलिए अगला देख लेते हैं, अब होता है हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर क्या है, ये ऊंचाई मापने के लिए हिप्सोमीटर, ठीक है। कैसे होता है, ऊंचाई मापने के लिए हिप्सोमीटर। चलिए थर्मोस्टेट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। किसी तंत्र के तापमान को नियमित बनाने के लिए जो उपयुक्त उपकरण होता है, ये उष्मातापी होते हैं, इसको थर्मोस्टेट कहा जाता है। फिर कहता है स्टेथोस्कोप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर लोग इसको यूज़ करते हैं। क्या होता है, हृदय की गति को मापने के लिए, हृदय की गति को मापने के लिए हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अब हो गया यहाँ पे स्फेग्नोमीटर। स्फेग्नोमीटर क्या होता है, ये रक्तचाप यानी कि जो ब्लड प्रेशर उसको नापता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब कैरेटोमीटर क्या होता है, ये सोने की शुद्धता को मापता है। कैरेटोमीटर क्या होता है, सोने की शुद्धता को मापता है। अगला देख लेते हैं, अगले में है यहाँ पे लक्समीटर। अब लक्समीटर क्या होता है, ये मापता है प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र, यानी प्रकाश की तीव्रता को मापता है यहाँ पर लक्समीटर। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि रडार, रडार क्या होता है, तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करना। अब जैसे यहाँ पर देखिए रडार जो होती है वो रेडियो तरंगों द्वारा, जो रेडियो वेव्स होती हैं उनसे आगे आने वाली वस्तुओं को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो रिएक्टर पैमाना क्या होता है, इसको सिस्मोग्राफ भी कहते हैं। रिएक्टर पैमाना सिस्मोग्राफ बात एक ही। भूकंप की तीव्रता या भूकंपीय लहरों को आयाम मापने के लिए जो भूकंप की तीव्रता है नापते हैं, जैसे आता नहीं कहते हैं भैया 8.4 रिएक्टर पैमाने पर यहाँ पर दर्ज करी गई है इसकी। तो ये 8.4 का मतलब यह होता है कि रिएक्टर पैमाने पर इसकी वैल्यू दिखाई गई। फिर होता है कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ क्या होता है, ये होता है कि पौधों में वृद्धि मापने के लिए। कैस्कोग्राफ पौधों में जो वृद्धि नापी जाती है, इसका ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी इंडियन ने खोज करी थी, जो थे जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस 1900 में इसने खोज करी थी, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए। रेन गेज क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए कि वर्षा मापी यंत्र होता है रेन गेज। अगला है यहाँ पे गीगर काउंटर, एक प्रकार का कण अनुवेदक यानी पार्टिकल डिटेक्टर है जो अनियंत्रित विकिरण आयनाइज रेडिएशन को मापता है। आयनाइज रेडिएशन को मापता है गीगर काउंटर। अगला है यहाँ पर अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या होता है, समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। अल्टीमीटर से क्या होता है, समुद्र तल से विमान जोड़ते हैं उनकी ऊंचाई मापी जाती है। अब अगला भी इंपॉर्टेंट है, अगला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये है फाइथोमीटर। फाइथोमीटर क्या होता है, ये यहाँ पर क्या होता है, समुद्र की गहराई को मापता है। किसको मापता है, समुद्र की गहराई को मापता है। मैनोमीटर क्या है, ये दाब मापक है। कार्बोरेटर क्या है, ये आंतरिक दहन इंजन होता है। आप सभी लोग जानते होंगे, कहते हैं कार्बोरेटर भैया खराब हो गया, तो आंतरिक दहन इंजन है। कार्डियोग्राम क्या होता है कि हृदय गति का चित्रण करता है। कार्डियोग्राम क्या होता है, हृदय गति का चित्रण करता है। फोनोमीटर क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता में स्पंदन आवृत्ति मापक करता है। पॉलीग्राफ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पॉलीग्राफ क्या है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र होता है। पॉलीग्राफ क्या है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे होता है गायरोस्कोप। अब गायरोस्कोप क्या है, घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने का यंत्र जो होता है उसको गायरोस्कोप कहते हैं। फिर कहता है काइमोग्राफ। काइमोग्राफ क्या होता है, शरीर की क्रियाओं का ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन आदि, ठीक है। ये है गया हमारा सबका काइरोग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक क्लास में आज बहुत सारी चीज़ें पढ़ी फिजिक्स की। अब चलिए देखते हैं इसके कुछ MCQs जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी दूसरी क्लास में और भी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा आपको सिलेबस है नहीं इसमें। चलिए तो गाइस यहाँ पे जितना इस क्लास में हमने पढ़ा है उसके अब MCQs प्रश्न ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अभी हमने बात करी आज यूनिट वगैरह की, तो सबसे पहले है पूछा गया प्रश्न कि कैंडेला मात्रक होता है किसका होता है, तो वो ज्योति तीव्रता का यानी कि इंटेंसिटी का होता है, आप सभी को पता होगा। तो अभी अभी इसको पढ़ा हुआ था। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो कहता है कि निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि इसमें कौन सी है, ये देखिए सदिश में हमने आपको क्या बोला था, उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और उसमें डायरेक्शन भी होगा। तो 64 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा संवेग। संवेग जो रहेगा वो इसमें सदिश राशि रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। इसमें बोला गया है 65 में कि निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है इसमें, ये जल्दी से देख लेते हैं। तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बल, यानी कि जो आपका प्रेशर रहेगा, यानी कि ठीक है वो फोर्स रहेगा, माफ कीजिएगा, वो आपका रहेगा यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी में। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। अब जो राशि सदिश नहीं है वो बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो आयतन है वो सदिश नहीं होगा, तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 67 कहता है कि अदिश राशि कौन सी है। तो अदिश में देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा, 67 का राइट आंसर वो हो जाएगा ऊर्जा, यानी कि स्केलर जो क्वांटिटी रहेगी वो यहाँ पर रहेगी ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं।
अब अगले में बात करते हैं 68 की। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ भी चुके हैं, इसीलिए आप करा रहे हैं। तो पास्कल किस चीज़ की इकाई होती है? तो पास्कल इकाई होती है आपकी दाब की, ठीक है, प्रेशर की इकाई होती है पास्कल। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। अगर वस्तु की मात्रा बदल दी जाए तो उसमें अपवर्तित क्या चीज़ रहेगा? कौन सी चीज़ चेंज नहीं होगी? तो उसमें क्या होगा, वो जो उसकी डेंसिटी होगी वो कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है, डेंसिटी चेंज नहीं होगी, इसका घनत्व चेंज नहीं होगा। 70 कहता है कि 1 mu के तुल्य ऊर्जा है, यानी कि इसकी कितनी, जो इसके बराबर ऊर्जा कितनी होती है, एनर्जी कितनी होती है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा 931 MeV, ठीक है, 931 MeV। अगला क्वेश्चन देखें, कहा गया कि सदिश राशि कौन सी नहीं है, जो वेक्टर राशि इसमें से कौन सी नहीं है? तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डेंसिटी जो रहेगी वो इसमें से वेक्टर नहीं है, बल्कि डेंसिटी क्या होती है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अब अगले में बात कर लेते हैं। तो हमने अभी आपको बताया था कि कितनी सारी हमने पढ़े थे, क्या यंत्र आते हैं मापने के लिए। तो 72 में अगर ध्यान से देखें तो कहता है कि टेकोमीटर जो है वो किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा घूर्णन गति, यानी कि जो घूर्णन गति है उसको मापने के लिए टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब बल की इकाई क्या हो जाएगी, यानी कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा वो आपको बताना है। तो 73 का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डाइन। ये CGS सिस्टम है, हमने आपको बताया था ना कि CGS सिस्टम में आपका डाइन यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो कहता है कि एक विद्युत बल्ब में गैस कौन सी होती है? तो एक विद्युत बल्ब में जो गैस होती है, कुछ ऐसे वैसे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो नाइट्रोजन गैस होती है, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। 75 कहता है कि वातावरण दबाव किस संयंत्र से नापते हैं? तो हमने इसको पढ़ा ही था कि वातावरण का जो दबाव है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो किससे मापते हैं? तो वह मापते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर से मापा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 76 इंपॉर्टेंट है। कहता है कि समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? समुद्र की गहराई मापता है फायदोमीटर, याद रखेंगे फायदोमीटर। 77 है कि मूली दाब किससे मापा जाता है? दाब किससे मापा जाता है? सभी को पता है बैरोमीटर, अभी किया हमने। तो ताप का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी यहाँ पर 78 की फ़ारेनहाइट। देखिए फ़ारेनहाइट में ही आपका आता है। आप चलिए बताइए कि ह्यूमन बॉडी का कितना होता है। चलिए मैंने आपको हिंट दे ही दी है, कमेंट बताइएगा। फिर अगला देख लेते हैं। 79 कहता है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने करी थी? ठीक है, अभी हमने इसको पढ़ा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने खोजा था? तो 79 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आर्किमिडीज ने खोजा था। फिर अब हमने इसको पढ़ा ही था कि दूध की शुद्धता का मापन किससे करते हैं? तो 80 का राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता को नापते हैं। 81 में है तारों की मध्य दूरी मापने की इकाई क्या है? तो तारों के मध्य जो दूरी मापी जाती है वो प्रकाश वर्ष होती है, ठीक है, प्रकाश वर्ष। अब इसकी वैल्यू कितनी हमने अभी पढ़ा ही था, तो वैल्यू आप जरूर बताइएगा। फिर 82 कहता है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर से किसकी माप की जाती है? तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो होता है गैसों का दबाव, यानी कि मैनोमीटर से हम प्रेशर ऑफ गैसेस मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रडार में लगे माइक्रोवेव के द्वारा उड़ती हुई वायुयान के बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो 83 का राइट आंसर होगा दूरी, यानी कि दूरी ज्ञात करते हैं। फिर 84 होगा निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए जाता है? अब ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा अल्टीमीटर। अब अल्टीमीटर कैसे देखिए, अल्टीट्यूड कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ये एक त्रिभुज की बात करते हो, अल्टीट्यूड कैसा होता है, तो इसी तरीके से ये रिलेटेड है। तो इससे आप जान सकते हैं कि अल्टीमीटर जो होता है वो ऊंचाई मापने के काम आता है। 85 देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहता है सिस्मोग्राफ का पता लगा दे। तो सिस्मोग्राफ जो है वो किस चीज़ का पता लगाता है? भूकंप का सिस्मोग्राफ, यानी रिएक्टर स्केल भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्कूटर के आविष्कारक कौन है? ये भी अलग से क्वेश्चन है, चलिए कर लेते हैं हम इसको। तो वो हो जाएगा ब्रॉड सा हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक जितना पढ़ा था वो लगभग सारे प्रश्न कर लिए। कुछ और प्रश्न देख लेते हैं, तो कुछ और प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। और समय का मात्रक कौन सा नहीं होता है? तो 54 में अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे चंद्रमा, ये इससे क्या होता है, इससे भी समय का मात्रक कहा जाता है। प्रकाश वर्ष भी और दिवस भी है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों ये जो हैं ये समय के मात्रक के रूप में जाने जाते हैं। अगला है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से सदिश राशि, सदिश का मतलब वेक्टर राशि कौन सी है? वेक्टर होगा मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा परिणाम, और यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड ढूंढना पड़ेगा और डायरेक्शन, यानी कि जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा वही यहाँ पर होगा। तो 55 का राइट आंसर क्या होगा, वेग हो जाएगा। स्पीड क्या है, स्पीड जो रहेगी उसमें डायरेक्शन होती है, बिल्कुल होती है, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, और स्पीड का परिमाण तो होता ही है।
फिर अब यहाँ पे 56 कहता है कि पार्सेक किसकी इकाई होती है। अब पार्सेक किसकी इकाई होती है हमने पढ़ा था, तो ये हो जाएगी यहाँ पे दूरी की, तो दूरी की होती है पार्सेक इकाई। फिर कहता है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं, इसमें से कौन सी एक स्केलर राशि आपको बताना है, तो हमें पता चल जाएगी इसमें कौन सी राशि नहीं है। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, यानी कि आपका जो मास रहेगा वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमने हमें कर ही रखा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी बहुत जल्द यहाँ पर आयोजित होगी। तो देखिए अगर आपका रिस्पांस अच्छा आएगा तभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, वरना हमारी मेहनत जो है वो ख़राब चली जाएगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, PDF आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो। थैंक यू सो मच।